स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियोस की सीरीज़ में बिजनेस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप जिसमें उच्चतम स्तर की गोपनीयता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एकल स्वामित्व। तो एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें अकेला व्यक्ति स्वामित्व एवं प्रबंध रखता है। पूरे व्यवसाय पर उस अकेले व्यक्ति का नियंत्रण होता है। व्यवसाय से संबंधित सभी जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस अकेले व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, और अगर वो किसी से साझा ना करना चाहे तो वो अपने तक उन निर्णयों को रखता है या रख सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि एकल स्वामित्व में उच्चतम स्तर की गोपनीयता पाई जाती है। यहाँ पे ध्यान रखें, कभी भी कंफ्यूज ना हो। अकेले व्यक्ति के स्वामित्व का मतलब ये कभी नहीं होता, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज में रहते हैं कि अकेला स्वामी है यानी वो अकेली शॉप चला रहा है या अकेला अपने बिजनेस कर रहा है। ऐसा नहीं है। उसके अधीन, उसके नीचे कई सारे कर्मचारी, प्रबंधक कोई भी हो सकते हैं, कितने भी कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन स्वामी के रूप में, क्योंकि हम स्वामित्व के स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो स्वामी के रूप में वो अकेला व्यक्ति ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ उच्चतम स्तर की गोपनीयता पाई जाती है। फिर आता है आपके संयुक्त हिंदू परिवार का मुखिया क्या कहलाता है? तो संयुक्त हिंदू परिवार का मुखिया कहलाता है कर्ता। ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यावसायिक संगठन का एक स्वरूप है जो भारत में पाया जाता है। क्योंकि भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, इसीलिए यहाँ पर ये परिवार का जो व्यवसाय पाया जाता है, जिसमें सभी निर्णय, या जो यही कहें कि सभी निर्णय मुखिया के द्वारा लिए जाते हैं। ये मुखिया परिवार का सबसे बड़ा सदस्य भी हो सकता है या कोई ऐसा सदस्य जो कि नियंत्रण व्यवसाय पर कर रहा है, जो कि ज़्यादातर बड़ा सदस्य ही होता है। तो ये मुखिया क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराने फुटकर विक्रेता कौन से होते हैं? तो फुटकर विक्रेता जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें फेरी वाले विक्रेता सबसे पुराने माने जाते हैं, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जब व्यवसाय का आज जैसा आधुनिक स्वरूप नहीं था, तब भी व्यवसाय के ये जो फेरी पे लोग जाते थे, प्राचीनतम आप स्वरूप पढ़ेंगे, जो उनमें क्या होता था कि लोग टोकरियों में लेकर किसी तरीके के फल, सब्जियां ये बेचा करते थे, बोरियां लेकर वो अनाज बेचा करने जाया करते थे। तो ये सब क्या हैं? प्राचीन स्वरूप में आते हैं। तो सबसे पुराना स्वरूप फुटकर विक्रेता का कौन सा है? फेरी वाले विक्रेता। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो ये तो आप और हम सब जानते हैं, केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकार बताइए। तो सार्वजनिक क्षेत्रों की बात अगर करी जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के पहले तो आप ये समझिए कि उपक्रम होते क्या हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वो व्यावसायिक या औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनका स्वामित्व, फिर बात आ रही है स्वामित्व की, स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण के पास होता है। यानी किसी भी जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है या किसी भी गवर्नमेंट, जो कि केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, उसके पास इसका स्वामित्व, प्रबंध या नियंत्रण हो तो ये कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिनका उद्देश्य समाज के कल्याण को बढ़ावा देना और लोकहित में कार्य करना होता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जैसा कि निजी क्षेत्र के उपक्रमों का होता है। अभी आपने एकल स्वामित्व पढ़ा, उसके और आपने संयुक्त हिंदू परिवार पढ़ा। इसके अलावा भी निजी क्षेत्र के उपक्रमों में सहकारी संगठन आता है, साझेदारी आती है और निजी कंपनी आती है। तो ये जो पांचों स्वरूप है, इनका उद्देश्य तो लाभ कमाना होता है, जबकि यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। इनका उद्देश्य है समाज का अधिकतम कल्याण करना। तो इनके जो उपक्रम होते हैं उनके प्रकार क्या क्या हैं? निजी के तो आपने सुने, क्या थे? एकल व्यवसाय, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इसके अलावा सहकारी संगठन और निजी कंपनी। वैधानिक के सुने ध्यान से, वैधानिक निगम, ठीक है, वैधानिक निगम, विभागीय उपक्रम और सरकारी कंपनी। विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी, ये 3 स्वरूप
आपके सार्वजनिक क्षेत्र के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी का अर्थ बताइए। तो कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। यहाँ पे जो ध्यान देने की बात होती है वो यहाँ ये है कि हमेशा कंपनी की स्थापना विधान द्वारा, जो कि कौन सा होता है, उस समय पर जो कंपनी अधिनियम चल रहा होता है। जैसे कि आज वर्तमान में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है, तो अगर आज आप और हम कोई कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर उसका पंजीकरण करवाना होगा कंपनी के रूप में। तो यहाँ पे या तो वर्तमान कंपनी अधिनियम या उससे पूर्व, जैसे कि 1956 चला करता था, या उससे पहले का कोई कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जिसकी स्थापना एक कृत्रिम वैज्ञानिक व्यक्ति के रूप में की गई है। साथ ही अभी जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कंपनी के अर्थ में उनको भी जोड़कर ही याद रखें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अंश किसे कहते हैं। तो कंपनी का अंश क्या होता है, देखिए कंपनी का अंश कंपनी की पूंजी का वो हिस्सा है। किसका हिस्सा है, कंपनी की पूंजी का वह हिस्सा है जो कंपनी के स्वामित्व के हिस्से के रूप में निवेशकों को दिया जाता है। तो अब बात आ रही है स्वामित्व की। कंपनी का स्वामित्व, आप जानते हैं कि कंपनी या व्यवसाय का कोई भी स्वरूप होता है तो जो भी पूंजी में हिस्सा देता है वही उसका स्वामी बनता है। तो यहाँ पर भी क्योंकि कंपनी की जो पूंजी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है और इन पूंजी के छोटे टुकड़ों को ही अंश कहा जाता है, और जो व्यक्ति इन अंशों को क्रय कर लेता है, यानी यहाँ पे उसे निवेशक जो बोला गया है, निवेशक जितना हिस्सा कंपनी की पूंजी का अंशों के रूप में खरीद लेता है उतने हिस्से से वो कंपनी का स्वामी बन जाता है। तो यानी कंपनी का जो ये कहें कि कंपनी का स्वामी पूंजी का जो हिस्सा खरीदता है वो छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। यहाँ पे एक अंश कंपनी की अंश पूंजी की एक इकाई के रूप में होता है जो, और ये शेयर धारक को कंपनी के स्वामित्व का अधिकार देता है, ये आप ध्यान रखें। और अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है तो कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है और ये प्रत्येक छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। इतना आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंशधारी किसे कहते हैं। तो अंशों को क्रय करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, अंशधारी कहलाते हैं। और यही व्यक्ति जो कि अंशों को क्रय करते हैं, ये अंशधारी ही कंपनी की पूंजी में हिस्सा लेते हैं और उनके स्वामी बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, इससे पहले एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सा कंपनी एक्ट है, यानी कौन सा अधिनियम लागू है। तो अभी हमने पढ़ा कि वर्तमान में जो कंपनी एक्ट चल रहा है वो है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। फिर आता है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 क्या है, ये यहाँ क्यों जोड़ा गया है। देखिए जो ये 8 धारा है ये ऐसी कंपनी से संबंधित है जिसका उद्देश्य कला, वाणिज्य, विज्ञान, अनुसंधान, शिक्षा, खेल, डांस, सामाजिक कल्याण, धर्म, पर्यावरण संरक्षण या अन्य समान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यानी इस कंपनी की स्थापना इनमें से किसी कार्य को करने के लिए की गई है, तो वो कंपनी 8 धारा की कंपनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस विकल्प क्या होते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो ग्रीन हाउस विकल्प है ना, ये ग्रीन हाउस विकल्प आपके वो ग्रीन हाउस नहीं है जो कि हम एसएसटी में या फिर पर्यावरण से संबंधित रखते हैं। ये वो वाला ग्रीन हाउस नहीं है, ये है कंपनी से संबंधित जो कि पहली बार आईपीओ करने जा रही है। ग्रीन हाउस विकल्प का मतलब होता है कि एक कंपनी जब अपने आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के दौरान जब निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त शेयर जारी करती है। ऐसा कब होता है, जब एक कंपनी के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, यानी जो कि शेयर हैं उनकी मांग जितने कंपनी ने शेयर जारी किए हैं, इशू किए हैं, उससे ज़्यादा होती है। यानी डिमांड तो है ज़्यादा और शेयर जारी किए हैं कंपनी ने कम,
तो ऐसे में कंपनी ग्रीन हाउस विकल्प का उपयोग करती है और अतिरिक्त शेयर जारी कर सकती है। ध्यान रखें, हालांकि ओवर सब्सक्रिप्शन के अनुपात के बारे में कंपनी को अपने ऑफ़र डॉक्यूमेंट, जो कि ऑफ़र डॉक्यूमेंट उसे ज़रूरी देना होता है, उस ऑफ़र डॉक्यूमेंट में वो इसके लिए पहले से ही बता देती है या उसके लिए बताना आवश्यक होता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो वो किस तरीके से इस विकल्प को यूज़ करेगी। मान लीजिए एक कंपनी है जो आईपीओ के दौरान 400 लाख के शेयर जारी कर रही है और उसके पास 550 लाख शेयर की मांग आ गई। अब यानी कंपनी जो ग्रीन हाउस का विकल्प अगर यूज़ करती है तो वो 150 लाख शेयर यानी 150 लाख जो शेयर हैं, क्योंकि 550 और 400 के बीच का है, तो उसके बीच के विकल्प को वो क्या करेगी, इशू करके और उन अपने निवेशकों को दे देगी। ये है ग्रीन हाउस विकल्प जो कि आईपीओ से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ के मामले में कंपनी किन 3 तरीकों में से एक तरीके का प्रयोग करते हुए शेयर का मूल्य तय करती है। तो यहाँ पे 3 तरह से कंपनी कर सकती है अपने इनिशियल जो आपके शेयर्स हैं उनकी वैल्यू तय। तो यहाँ पे पहले आता है तय कीमत विधि, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग विधि और तीसरा होता है ग्रीन हाउस विकल्प विधि, जो कि हमने अभी अभी समझी थी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है सार्वमुद्रा किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से सुने, सार्वमुद्रा क्या होती है। सार्वमुद्रा होती है एक मजबूत धातु पे, कॉमन सील जिसे हम कहते हैं, मजबूत धातु पर इस प्रकार की खुदी हुई मुद्रा है जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। सील आप जानते हैं कि ऐसी सील जो कि एक धातु पे बनाई जाती है उस पर हमेशा व्यवसाय का नाम लिखा होता है। यहाँ पर भी जो कॉमन सील है वो एक मजबूत धातु की बनी हुई ऐसी क्या है, खुदी हुई मुद्रा है जिस पे कंपनी का नाम लिखा होता है। जहाँ भी कंपनी को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं वहाँ कंपनी के संचालक सार्वमुद्रा का प्रयोग करते हैं। सार्वमुद्रा का प्रयोग किए बिना कंपनी को किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का बना है और उस पर कंपनी के डायरेक्टर्स के तो साइन हैं लेकिन कॉमन सील नहीं लगी हुई है, तो विदाउट सील वो जो पेपर हैं वो लीगल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी सार्वमुद्रा के अधीन ही कार्य करती है। जब आप ये कंपनी का अर्थ याद करें तो उसके साथ इस पॉइंट को ज़रूर याद करें कि कंपनी अपनी सार्वमुद्रा के अधीन ही कार्य करती है। अतः हर कंपनी के पास अपनी एक सार्वमुद्रा होना अनिवार्य है, यानी हर कंपनी के लिए इसका होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम क्या होता है। तो पार्षद सीमा नियम, जो कि पार्षद सीमा नियम बोले और पार्षद अंतर नियम बोले तो ये दोनों ही क्या है, कंपनी की स्थापना के महत्वपूर्ण प्रलेख हैं। अब बात आती है लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों के उद्देश्य अलग है, इसीलिए इनमें क्या है फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे पार्षद सीमा नियम कंपनी के बाहरी दुनिया के साथ संबंध और सीमाएं बताती है। पार्षद सीमा नियम में जो कुछ भी लिखा जाता है वो उसकी सीमा को तय कर देता है और उसके बाहरी संबंधों को स्पष्ट करता है, जबकि जो अंतर नियम होते हैं वो कंपनी का आंतरिक प्रबंध है, वो किस प्रकार होना है, उसका अपने सदस्यों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, ये सब अंतर नियमों में व्यवस्था की होती है। तो पार्षद सीमा नियम तो किसके लिए है, बाहरी लोगों के लिए, यानी बाहरी दुनिया के लिए, जबकि जो आपके पार्षद सीमा नियम है वो आंतरिक संबंधों के लिए है। बात आती है किसकी, आपके जब पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम करते हैं तो पार्षद सीमा नियम कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य है, यानी पार्षद सीमा नियम के बिना कंपनी की स्थापना हो ही नहीं सकती। जबकि पार्षद अंतर नियम अगर कंपनी नहीं बनाना चाहती है तो वो जो आपके सारणी है अधिनियम के अनुसार उसको भी प्रयोग में लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडीआर और जीडीआर में अंतर बताइए। तो एडीआर और जीडीआर क्या होते हैं, ये एक तरह की रिसीप्ट्स हैं, जो कि ये अगर एडीआर की बात कही जाए तो ये अमेरिकी शेयर बाजार में विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं,
ठीक है। और इन्हें कौन जारी करता है? इन्हें अमेरिका की बैंकें जारी करती है। ध्यान रखें, ये एक तरह की वित्त जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त के एक स्रोत के रूप में रिसीप्ट्स हैं, जो कि अमेरिकी शेयर बाजार में विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि जीडीआर जो होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एडीआर जो कि आपके अमेरिकन से यानी अमेरिका के शेयर्स की प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ये अमेरिका के साथ साथ और भी जो देश हैं उनकी कंपनियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसका नाम है, अमेरिका में जारी किए जाते हैं। जबकि जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका और यूरोप दोनों में जारी किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीडीआर को अमेरिका में नहीं जारी किया जाएगा, वहाँ पे भी जारी किया जाता है, साथ ही यूरोप और दूसरे देशों में भी जारी किया जाता है। एडीआर जो कि डॉलर में जारी किए जाते हैं, जबकि जीडीआर जो कि होते हैं वो यूरो में जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त साझेदार किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आया आपके पार्टनरशिप से। गुप्त साझेदार का अर्थ होता है कि ऐसा साझेदार जिसका फर्म के साथ संबंध बाहरी लोगों को नहीं पता होता, यानी उसके संबंध को बाहर के लोग नहीं जानते हैं कि वो वास्तव में व्यवसाय का साझेदार है, उन्हें पता ही नहीं होता। और क्योंकि वो ना तो प्रबंध में सक्रिय रूप से भागीदार होता है, लेकिन व्यवसाय के लाभ और हानि में उसका हिस्सा होता है, क्योंकि बाहरी लोगों को नहीं पता, लेकिन व्यवसाय में चूंकि वो साझेदार तो है, इसलिए लाभ में भी हिस्सा लेता है और हानि में भी हिस्सा लेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जो स्वरूप है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप या प्रकारों के नाम, तो विभागीय, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो व्यवसाय के जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं वो कानूनी, आर्थिक, नैतिक और विवेकशील उत्तरदायित्व होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व जो कि आपके 4 प्रकार के माने जाते हैं, कानूनी, आर्थिक, नैतिक और विवेकशील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यावसायिक बैंकों के कार्य लिखिए। व्यावसायिक बैंकें, ये जो हमारी व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं, इनमें जो व्यावसायिक बैंकों के कार्य बताए गए हैं, जैसा कि आपके पहला है कि जमाएं स्वीकार करना। तो ये जो बैंकें होती हैं, व्यावसायिक बैंकें, ये हम जैसी जनता से अपनी छोटी छोटी जमाएं, हमारी जो छोटी छोटी जमाएं होती हैं, उनको स्वीकार करते हैं। तो इनका पहला काम होता है जनता से जमाएं स्वीकार करना। ये जमा हमसे कैसे लेती हैं? ये लेती हैं या तो हम उनमें बचत खाता खोल देते हैं, या हम चालू खाता खोल सकते हैं अपनी जमा रखने के लिए, या फिर हम आरडी, रिकरिंग अकाउंट, या जिसे हम आवर्ती खाता भी कहते हैं, इन 3 खातों के माध्यम से, इसके अलावा एक सावधि खाता भी होता है, एफडी, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी जमाओं को बैंकों में जमा कराते हैं। तो ये जमाएं स्वीकार करना इनका पहला काम होता है। दूसरा काम होता है इनका ऋण देना। ये औद्योगिक संस्थानों को, व्यावसायिक इकाइयों को, हम जैसे लोगों को जो कि अपने किसी कार्य के लिए, चाहे वो आवास खरीदने के लिए हो, कोई यानी वाहन खरीदने के लिए, किसी भी तरह की ज़रूरत, एजुकेशन के लिए ज़रूरत हो, उनके लिए हमें ऋण प्रदान करती हैं। तो इनका दूसरा जो काम होता है वो है जो बैंक जमा धन का उपयोग करके क्या करती है? इसे ऋण के रूप में देती हैं। ये ऋण व्यक्तियों, व्यवसायियों और अन्य संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। फिर आता है अन्य कार्य। अन्य कार्य आप और हम आज के समय में सब जानते हैं कि बैंकें केवल जमाएं स्वीकार और ऋण लेने का ही काम नहीं करती हैं। कितने सारे कार्य होते हैं जो कि बैंकें आज के समय में करती हैं, जैसे कि बिल का संग्रह करना, भुगतान की सुविधा देना, निवेश की सुविधा प्रदान करना, वित्तीय संबंधी स्टैंडिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, स्थायी आदेशों का भुगतान करना। ये व्यवसाय की अगर स्वरूप व्यवसाय के देखे जाएं तो उनके किराए का भुगतान करना, उनके इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट कर देना समय पर, जो स्टैंडिंग ऑर्डर बिजनेस देता है उनका पालन करना, बहुत सारे कार्य
कंपनी का स्वरूप है तो अंशों की जो राशि है उसको जमा करना, ये बहुत सारे कार्य वो करती है व्यावसायिक बैंकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संचित आय से क्या आशय है। तो संचित आय, ठीक है, ये क्या होती है? संचित आय होती है प्रतिधारित आय या इसे अवितरित आय या आरक्षित आय, ये नाम याद रखें क्योंकि किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिधारित आय रिटेन अर्निंग, अवितरित अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम और आरक्षित यानी रिजर्व इनकम, जो कि आपके आय हैं, इनको किसी कंपनी के शुद्ध लाभ का, ये बात कंपनी को अगर हम ना भी देखें तो कंपनी और व्यवसाय दोनों में, व्यवसाय जब अपने लाभ का वो हिस्सा जो कि पूरा स्वामी को ना देकर, यहाँ पे स्वामी कंपनी के स्वरूप में कौन होते हैं? निवेशक। तो उनको लाभांश के रूप में पूरा हिस्सा ना देकर कुछ हिस्सा, लाभ का वो हिस्सा जो वो निवेशकों को नहीं देकर व्यवसाय में इन्वेस्ट कर देता है, यानी रोक कर रख लेता है, जिसका प्रयोग वो भविष्य में जब भी कभी उसे किसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता होगी उस समय उसे काम में लेगा। यानी उस ऐसे जब किसी व्यवसाय को भविष्य में संचालन के लिए वित्त पोषित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वह उससे प्रयोग में ले सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत करके रखता है ताकि वो फ्यूचर में उनसे कोई भी ऐसा काम जो कि उसे ज़रूरत पड़ सकती है उस समय पैसे की, उसमें उसे यूज़ करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आंतरिक व्यापार या घरेलू व्यवसाय किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकार कितने होते हैं? तो आंतरिक व्यापार क्या है? आंतरिक व्यापार वो है जब व्यापार देश की सीमाओं के अंदर किया जाए, यानी जब एक ही देश की सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है, यानी उसकी खरीद और बिक्री की जाती है, तो वह आंतरिक व्यापार कहलाता है। और इसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है थोक व्यापार और एक होता है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है? जब बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाती है जिसका उद्देश्य पुनः विक्रय या मध्यवर्ती उपयोग होता है। यानी थोक विक्रेता जो व्यवसाय में माल खरीदते हैं वो माल इसलिए खरीदा जाता है ताकि उन्हें वापस से बेचकर लाभ कमाया जाए। ये मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में भी, उपयोग के रूप में भी हो सकते हैं और पुनः विक्रय के उद्देश्य से होते हैं। यहाँ पे थोक विक्रेता बड़ी बड़ी मात्रा में उत्पादकों से माल खरीदते हैं और उन्हें, जो कि फुटकर व्यापारी होते हैं, उन्हें छोटी मात्रा में उन तक पहुँचाकर उन्हें विक्रय करते हैं। तो ये थोक विक्रेता। फुटकर विक्रेता क्या होते हैं? फुटकर विक्रेता वो विक्रेता होते हैं जो कि छोटी छोटी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को भी ये बहुत छोटी मात्रा में भी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। ये जब माल खरीद कर लाते हैं थोक विक्रेताओं से, तो इनसे थोक विक्रेता जो माल का यानी जो पेमेंट होता है उसके लिए भी उन्हें थोक विक्रेता सहायता देते हैं। तो ये जो फुटकर विक्रेताएं हैं ये ग्राहकों को, हम जैसे उपभोक्ताओं को उनके आसपास के क्षेत्रों में कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करा पाते हैं। तो थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता दो व्यापार के स्वरूप है आंतरिक व्यापार के। देखिए व्यापार की सहायक क्रियाओं के नाम बताइए। तो व्यापार की सहायक क्रियाएं जो कि आपके बैंकिंग हो सकती हैं, बीमा है, भंडारण है, परिवहन है, ये सब आपके क्या हैं? आपके व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं जो कि व्यापार को सहायता पहुंचाती है। इनके बिना व्यापार करना कठिनाई, यानी ये कहे कि व्यापार के लिए कठिनाई महसूस होती है अगर ये समय पर ना मिले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नि बीमा का अर्थ बताइए। तो पहली बात तो कि बीमा होता कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जो बीमा है उसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है जीवन बीमा और एक होता है साधारण बीमा। अब जब साधारण बीमा आता है, जीवन बीमा तो जो कि एक व्यक्ति से संबंधित होता है, उसके जीवन से संबंधित है, वो तो पूरा एक अलग पोर्शन रखता है जीवन बीमा का। लेकिन साधारण बीमा जो कि जीवन बीमा के अतिरिक्त अग्नि बीमा,
या फिर आपके सामुद्रिक बीमा। इसके अलावा अन्य बीमा जो कि कराए जाते हैं वो सभी साधारण बीमा में शामिल होते हैं। ये जो अग्नि बीमा है ये क्यों कराया जाता है? ये अग्नि बीमा एक संपत्ति प्रकार का बीमा है। पूछा भी जाता है कि अग्नि बीमा कैसा है, तो अग्नि बीमा संपत्ति बीमा प्रकार है जो आग के कारण होने वाले नुकसान या क्षति से संपत्ति की सुरक्षा करता है। यह व्यक्तियों और व्यवसायों को आग और उससे संबंधित जो उनके खतरे हैं उनसे संपत्ति की क्षति या विनाश के वित्तीय प्रभाव से बचाता है। अग्नि बीमा के जो पॉलिसी ली जाती है उसके तहत बीमित संपत्ति में भवन हो सकता है, मशीन हो सकते हैं, उपकरण हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है, सामग्री हो सकती है या अन्य कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि आग से नष्ट हो सकती है या क्षतिग्रस्त हो सकती है, उसका अग्नि बीमा कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पट्टाकार कौन होता है? तो जो संपत्ति का स्वामी होता है, ऐसा संपत्ति का स्वामी जो कि अपनी संपत्ति को दूसरे किसी व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए देता है और उसके लिए एक निश्चित समयबद्ध भुगतान लेता है। यानी अब इस लाइन को सीधा पढ़े तो संपत्ति का स्वामी पट्टाकार जो कि अपनी संपत्ति का प्रयोग एक निश्चित समयबद्ध भुगतान के बदले में अन्य पक्ष को करने का अधिकार देता है, ये होता है पट्टाकार यानी संपत्ति का स्वामी। लीज वित्तीयन क्या है? लीज वित्तीयन कहें या पट्टा कहें, दोनों एक ही बात है। तो लीज वित्तीयन की बात करें तो लीज वित्तीयन वित्त प्राप्त करने का एक ऐसा अनुबंध है। ये व्यवसाय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वित्त का ऐसा स्वरूप है जहाँ एक संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग एक निश्चित समयबद्ध भुगतान के बदले में अन्य पक्ष को करने का अधिकार देता है। यानी एक संपत्ति का स्वामी जिसको अभी हमने पढ़ा था ऊपर कौन होता है? पट्टाकार होता है। वो पट्टाकार अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति, अब यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति होता है जो उसका संपत्ति को उपयोग करने के लिए ले रहा है उसे पट्टाधारी बोला जाता है। यानी संपत्ति का प्रयोग लेने के लिए जो व्यक्ति या संस्था जो है उसे पट्टाधारी कहा जाता है। पट्टाकार को जो वो भुगतान करता है वो उसका पट्टे का किराया या पट्टा किराया जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ये एक तरह का अनुबंध है। जैसे कि आप और हम समझते हैं ना कि हम कोई ऐसी संपत्ति, मान लीजिए एक मशीन है जिसको कि हम खरीदने की बजाय किराए पर ले आए हैं। तो यहाँ पे बस फ़र्क इतना होता है कि लीज वित्तीयन एक दीर्घकालीन वित्त का स्वरूप है जिसमें एक वस्तु को लीज पर लिया जाता है किराए के बदले में और समयबद्ध, इसके साथ समय सीमा बंधी हुई होती है कि इतने समय के लिए वस्तु को पट्टे के किराए पर लिया जा रहा है और उस पट्टे की अवधि समाप्त हो जाएगी जिस दिन, तो उस दिन संपत्ति का स्वामी उस पट्टे वाली संपत्ति को वापस ले लेगा। यानी एक किराया दे ख़त्म होने का समय जब आ जाएगा, अंतिम दिन वो संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति को वापस पट्टाधारी से ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋण पत्र क्या होते हैं और ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? पहली बात तो ऋण पत्र है क्या? ऋण पत्र आपके कंपनी के स्वरूप में जब कंपनी ऋण प्राप्त करना चाहती है और उसे एक प्रमाण पत्र के रूप में जो कि कंपनी की सामान्य मोहर, अभी हमने सार मुद्रा पढ़ी थी कि बिना सार मुद्रा के तो कोई कंपनी काम कर ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर भी ऋण पत्र एक लिखित प्रलेख है यानी लिखित विपत्र है जो कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत एक दीर्घकालीन ऋण का प्रमाण है। यानी ये क्या है? दीर्घकालीन ऋण का प्रमाण है। आपने इसमें क्या क्या पढ़ा? यहाँ पे पढ़ा कि ऋण पत्र पहली बात तो लिखित विपत्र होते हैं, दूसरा कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत होते हैं, तीसरा ये एक दीर्घकालीन ऋण का प्रमाण है। इसमें ऋण पत्र, इसके जो धारक होते हैं यानी जो ऋण धारक होते हैं उसे ऋण पत्रधारी कहा जाता है। ऋण पत्र पर जो संबंधी जो भी शर्तें हैं, ऋण की जो भी शर्तें हैं इस लिखित विपत्र पर लिख दी जाती हैं। जैसे कि ऋण की राशि कितनी है, ब्याज की दर क्या रहने वाली है,
भुगतान के समय यानी ब्याज का भुगतान किस किस समय पर किया जाएगा, ऋण की अवधि कितनी है, शोधन का ढंग यानी जब वापस पैसा लौटाया जाएगा तो किस तरह से लौटाया जाएगा आदि सभी उल्लेखित रहता है, यानी लिखित रूप में उस पर स्पष्ट इसका विवरण दिया हुआ होता है। ऋण पत्र के आगे ब्याज की दर भी उल्लेखित रहती है, जैसे 9% ऋण पत्र, 10% ऋण पत्र, ये जो दर है ये ब्याज की दर होती है। नेक्स्ट देखिए, जो इसी का एक दूसरा क्वेश्चन था कि ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं, तो ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता क्यों होती है। व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता व्यवसाय को चलाने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए, या उसके शुरू करने की जो बात कहें, शुरू करने के लिए, चलाने के लिए, विस्तारित करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वही क्या होती है, व्यावसायिक वित्त कहलाता है। अब व्यावसायिक वित्त की जो विभिन्न प्रकार की संपत्तियां खरीदने के लिए उसको ज़रूरत हो सकती है, दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए ज़रूरत हो सकती है, या जो नए अवसर आ रहे हैं मार्केट में उसमें भी निवेश करने की ज़रूरत हो सकती है। तो व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि एक व्यवसाय अपनी कोई संपत्ति खरीदे, दैनिक खर्चों को पूरा करे या कोई नए अवसर में निवेश करे, इसके लिए उसे पैसे की आवश्यकता होती है और यही आवश्यकता क्या कहलाती है, व्यावसायिक वित्त कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमा के कितने प्रकार होते हैं, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि बीमा के 2 प्रकार होते हैं, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। और सामान्य बीमा के भी आगे जाके 3 हिस्से बढ़ जाते हैं, एक अग्नि बीमा, एक सामुद्रिक बीमा और अन्य बीमा। और अन्य बीमा में बहुत सारे बीमा आते हैं, जैसे कि आपके वाहन का बीमा आ गया, आपके हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, इसके अलावा पशु बीमा आ जाता है, आपके बहुत सारे बीमा इसमें कवर होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं और इनके मुख्य प्रकार क्या हैं। तो हमने अंश पढ़े थे कि अंश जो हैं वो कंपनी की पूंजी का एक हिस्सा होते हैं, और जब पूंजी का हिस्सा खरीदा जाता है तो ये हिस्से यानी अंश की बात कही जाए, ये अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समता अंश और एक होते हैं पूर्वाधिकारी अंश। अब समता अंश जो कि कंपनी के वो अंश जिनमें ना तो लाभ की दर निश्चित होती है, ना ही उन्हें पूंजी प्राप्त करने का अधिकार पहला प्राप्त होता है, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कौन, समताधारी। अब बात आती है ये पूर्वाधिकारी अंश इनसे किस प्रकार भिन्न है। ये पूर्वाधिकारी अंश वे अंश होते हैं जिनमें लाभांश और पूंजी की वापसी के संबंध में समता अंशों से पहला अधिकार प्राप्त होता है। देखिए, आप कहते हैं ना कि आप उसे प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस देने के लिए कोई पीछे भी तो होना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इन्हें प्रेफरेंस किससे मिलता है, इन्हें इक्विटी शेयर यानी समता अंशों से पहले पाने का अधिकार यानी पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। क्या पूर्वाधिकार होता है, इन्हें 2 तरह के पूर्वाधिकार होते हैं। एक तो इन्हें निश्चित दर से लाभांश लेने का अधिकार होता है, यानी जब भी कभी कंपनी को प्रॉफिट होगा और लाभ देने की बारी आएगी तो पहले लाभ किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को, फिर जो बचेगा वो इक्विटी शेयर्स में बांटा जाएगा। ठीक इसी तरह कंपनी समाप्त हो रही है तो समापन के समय भी जब पैसा बचा है तो पहले पूर्वाधिकारी अंशों को पेमेंट किया जाएगा और फिर इक्विटी शेयर वालों के लिए बचा है तो उन्हें मिलेगा, वरना हो सकता है ना भी मिले। तो ऐसे में इनको 2 तरह के पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं, एक लाभांश पहले पाने का अधिकार और एक पूंजी वापसी पाने का अधिकार। ये दोनों अधिकार उन्हें किससे पहले मिले हैं, इक्विटी वालों से। तो ये जो अंश हैं इन्हें कंपनी के समापन पर पूंजी पाने की भी प्राथमिकता होती है, ये हमने समझ लिया। अब बात आती है कि इनके प्रकार क्या होते हैं। कई बार पूछ लिए जाते हैं, संचयी पूर्वाधिकारी अंश, गैर संचयी पूर्वाधिकारी अंश, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, सहभागी और गैर सहभागी। ये पूर्वाधिकारी अंश के प्रकार हैं जिनमें आपके कई बार क्वेश्चन बन के आता है। संचयी पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं, अगर मान लीजिए किसी कंपनी को 1 वर्ष प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस साल प्रॉफिट ना देकर अगले साल जब
प्रॉफिट दिया जाएगा तो पिछले साल का प्रॉफिट और अगला जो जिस वर्तमान साल की बात की जा रही है उन दोनों सालों का प्रॉफिट जोड़कर, चूँकि वो कौन से हैं, संचयी पूर्वाधिकारी अंश, तो उन्हें जोड़कर प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। अगर असंचयी या गैर संचयी पूर्वाधिकारी अंश है तो फिर उन्हें जिस वर्ष प्रॉफिट नहीं हुआ है उस साल का प्रॉफिट अगले सालों में लेने का अधिकार वापस से प्राप्त नहीं होगा। अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होता है तो उसमें से उसे मिल जाएगा, लेकिन पिछला वाला जो बकाया है वो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कौन से शेयर होंगे, गैर संचयी पूर्वाधिकारी अंश यानी नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश ये कौन से अंश होते हैं, ये अंश होते हैं जिन्हें आगे जाकर इनके कुछ समय बाद इन्हें समता अंशों में परिवर्तित कराया जा सकता है। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश कौन से होते हैं, ऐसे अंश जिनको कि आगे जाकर इक्विटी शेयर में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। सहभागी पूर्वाधिकारी अंश होते हैं ऐसे अंश जिनको कि एक बार अपना हिस्सा ले लेने के बाद अगर इक्विटी शेयर को कंपनी प्रॉफिट दे चुकी है तो यानी जो बचा हुआ प्रॉफिट है, अब अपना हिस्सा लेने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें भी उनको हिस्सा पाने का अधिकार होता है। तो ये होते हैं सहभागी पूर्वाधिकारी अंश। यानी किससे सहभागिता मिलती है, इक्विटी वालों से। जब खुद का पहले ही मिल गया, अब फिर से जब और बांटा जा रहा है इक्विटी वालों को तो उनमें भी इन्हें हिस्सा मिलता है। फिर आता है आपके गैर सहभागी पूर्वाधिकारी अंश। तो यानी अपना हिस्सा ले लेने के बाद अब उन्हें फिर से दोबारा इक्विटी वालों के साथ में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, तो ये गैर सहभागी पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, आप यहाँ पे अभी मैं एक और क्वेश्चन लाई हूँ ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, तो ये दोनों का फर्क जो है आप उसे अच्छे से समझना। यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आशय होता है दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, व्यक्तियों और प्रौद्योगिकी का लेन देन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ये जो आयात और निर्यात दोनों को शामिल करता है, यानी खरीदने और बेचने को। जब आयात का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने लिखा भी है, तो ये होता है आयात और निर्यात को शामिल करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अगर बांटा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जा रही है, व्यवसाय की बात नहीं की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो इसमें निर्यात, जो कि क्या कहा जाता है, जब कोई अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं को बिक्री की जाती है। जब एक देश अपने देश की वस्तु को दूसरे देशों में बेचता है, यानी तो कहा जाता है वो निर्यात। और जब कोई देश अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है तो उसे कहा जाता है आयात। अब बात आती है एक एंट्रोपोर्ट व्यापार क्या होता है। तो एंट्रोपोर्ट व्यापार आप ध्यान दें कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश वस्तुओं को तो आयात करता है लेकिन उसे बिना किसी बदलाव के दूसरे देशों में निर्यात कर देता है। मतलब एक देश से आयात करके बिना किसी चेंजेस के वो उसी वस्तु को दूसरे देशों में निर्यात कर देता है। इसे एंट्रोपोर्ट व्यापार कहा जाता है। तो ये आंतरिक व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार है, व्यापार के प्रकार है, ध्यान रखें। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में क्या अंतर है। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात शामिल होता है, जिसके 3 प्रकार पड़े, निर्यात, आयात और एंट्रोपोर्ट। इसमें विनिमय के लिए विभिन्न देशों की मुद्राएं भी शामिल होती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भुगतान किया जाएगा तो वो हमेशा दूसरे देश की मुद्रा में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, क्या फ़र्क है दोनों में, अब ध्यान से समझें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिक विस्तृत है। यह व्यापार यानी आयात और निर्यात और एंट्रो व्यापार, यह व्यापार इसके अलावा निवेश यानी पैसा इन्वेस्ट करना किसी दूसरे देश में, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मतलब टेक्नोलॉजी एक दूसरे से
हस्तांतरण कहें या फिर ये कहें कि एक दूसरे से लेना या देना या अन्य गतिविधियों को भी शामिल करता है जो एक देश से दूसरे देश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में कंपनियां विभिन्न देशों में शाखाएं स्थापित कर सकती है, विदेशों में निवेश कर सकती है, संयुक्त उपक्रम में शामिल हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का उद्देश्य वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना और लाभ कमाना है। यहाँ पे केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री ही शामिल नहीं है, वो तो है ही, क्योंकि व्यवसाय एक व्यापक शब्द होता है जिसमें व्यापार तो आता ही आता है, लेकिन इसके अलावा भी प्रौद्योगिकी हो गई यानी टेक्नोलॉजी, आप इन्वेस्टमेंट हस्तांतरित कर सकते हैं यानी एक देश दूसरे देश में इन्वेस्ट कर सकता है, और अन्य गतिविधियां जैसे कि किसी दूसरे देश में जाकर सीधा निवेश करना जिसे हम एफडीआई कहते हैं, या फिर किसी दूसरे देश में जाकर अपना व्यवसाय वहां खोलने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, फ्रेंचाइजी वगैरह करना, ये सब क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में शामिल होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय तो एक व्यापक अवधारणा है जिसमें दो देश आपस में किसी भी वस्तु या सेवा, टेक्नोलॉजी, कोई भी बौद्धिक संपदा किसी का भी क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान या हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने की क्या विधियां हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जो प्रवेश करने के तरीके जिसे हम कहें, वो सबसे पहला है आयात निर्यात। आपने अभी पढ़ा था कि आयात और निर्यात, क्योंकि व्यवसाय की बात की जा रही है, ध्यान सुने कि केवल व्यापार की होती तो हमने पढ़ी थी आयात निर्यात और एंट्रो व्यापार जो था आपका, लेकिन यहाँ पे व्यवसाय की बात है तो आयात निर्यात रहेगा। दूसरा आपके लाइसेंसिंग रहने वाली है, तीसरा फ्रेंचाइजी, चौथा संयुक्त उद्यम, पांचवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और छठा आप किसी से साझेदारी करते हैं तो ये साझेदारी भी। इन तरीकों से आप अपना कोई भी व्यवसाय इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं यानी उसमें प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ ये पूछा गया है। और हर जो भी यहाँ पे तरीका है उसका अपना अपना लाभ, अपनी अपनी जोखिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, फ्रेंचाइजी क्या है? तो फ्रेंचाइजी एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक कंपनी क्या करती है, फ्रेंचाइजर जो होता है वो दूसरे व्यक्ति या कंपनी को अपने ब्रांड, अपने उत्पाद या अपनी सेवाओं या फिर अपने व्यापार करने के तरीके भी हो सकते हैं इसके, यानी किसको, ब्रांड को, अपने ब्रांड को, अपने उत्पाद को, अपनी सेवा को या अपने व्यापार करने की प्रणाली के उपयोग करने का अधिकार देती है, और बदले में फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर को रॉयल्टी या शुल्क का भुगतान करना होता है। अब बात आप फ्रेंचाइजी की करें तो हमारे भारत में आपको मैकडॉनल्ड और अमूल ये दोनों फ्रेंचाइजी के अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे। तो फ्रेंचाइजी क्या है, जिसमें फ्रेंचाइजर अपनी कोई भी वस्तु हो सकती है, उसका अपना ब्रांड है, उसकी सेवा है या उसकी व्यापार की प्रणाली है, उसको दूसरे किसी व्यक्ति को, जो कि हमेशा कौन होगा, दूसरे देश का होगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की बात की जा रही है, तो वो दूसरे देश के व्यक्ति को, फर्म को या कंपनी को कि अपना उत्पाद, अपना ब्रांड, अपनी सेवा या व्यापार प्रणाली को चलाने की अनुमति देता है और उसके बदले में वो उससे रॉयल्टी प्राप्त करता है। नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन जो हैं वो आगे वीडियो में देखे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो यहाँ हो चुका है, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको मैं आगे कुछ दिनों के बाद वीडियो में शामिल करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।